हेलो फ्रेंड्स हम क्विकली पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे। पिछले वीडियोस में ही सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के स्रोत एंड पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भाग देखे थे। आज हमें शेड्यूल करने हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 8 शेड्यूल थे, आज 12 शेड्यूल हैं। शेड्यूल यानी अनुसूचियों का पहली बार मेंशन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हुआ था, जिसमें 10 शेड्यूल थे। फ्रेंड्स ये 10 शेड्यूल थे, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आज के टाइम हमारे 12 शेड्यूल हैं। इसको याद करने की सिंपल ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसकी हिंदी होगी पुराने पीएम के आंसू, लेकिन हमें हिंदी नहीं करनी है, सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल देखिए आप, टी का मतलब होता है टेरिटरी, ई मतलब इमोल्यूमेंट्स, ए मतलब अफर्मेशन या ओथ, आर मतलब राज्यसभा सीट्स, एस मतलब SC/ST एरिया, ओ मतलब अदर SC/ST एरिया, एफ मतलब फेडरल प्रोविजन मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन फ्रेंड कुछ टाइम बाद आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज 8 शेड्यूल में है। एल मतलब लैंड रिफॉर्म्स, ये अमेंडमेंट करके लाया गया था, 9th शेड्यूल है। डी मतलब डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। PM पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। फ्रेंड्स ये तो ट्रिक हो गई जिससे हमें याद रहता है कौन से शेड्यूल में क्या है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ी सी डिटेल में जाना जिम्मेदारी है। तो टीयर्स से शुरू करेंगे यानी आंसू से। टी यानी टेरिटरी, शेड्यूल 1 था टेरिटरी, यानी इसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी के नाम है और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में कोई भी चेंज होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें रखी जाएगी, इस शेड्यूल में लिखी जाएगी। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेपरेट हुए थे तो उसमें इस शेड्यूल में लिखा गया था। फिर शेड्यूल 2 ई यानी इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस जो प्रेसिडेंट, गवर्नर इन सबको दिए जाते हैं। फ्रेंड्स ये सब चीजें डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में भी लिख सकते थे, लेकिन उससे अगर ये डिटेल लिखते तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए शेड्यूल को अलग रखा गया है। फिर थर्ड है ए यानी अफर्मेशन एंड ओथ। तो शेड्यूल 3 में अफर्मेशन एंड ओथ्स की बात की गई है। यूनियन मिनिस्टर, MPs, SC जैसे इन सबके ओथ की यानी शपथ की बात की गई है। फोर्थ है आर यानी राज्यसभा सीट एलोकेशन फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। फ्रेंड्स पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से स्टेट को कितनी राज्यसभा सीट दी जाएंगी ये शेड्यूल 4 में लिखा गया है, लेकिन 2026 तक ये राज्यसभा सीटें फिक्स हैं। जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ था अभी 2014 में, तो वो सीट्स चेंज हुई, तो इसमें भी शेड्यूल 4 में भी थोड़ा चेंज करना पड़ा। आंध्र प्रदेश को 11 सीट मिली, तेलंगाना को 7 सीट मिली। MP 7वें नंबर पर है, MP की 11 राज्यसभा सीट्स हैं। फर्स्ट है UP जिसमें 31 सीट्स हैं। फिर शेड्यूल 5 आएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो फ्रेंड्स ये जो S5 जैसा दिखता है तो ये डायरेक्टली भी याद हो जाता है। 5th शेड्यूल में SC/ST एरिया की बात की गई है। इसमें सारे SC/ST स्टेट्स हैं, लेकिन इसमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम ये SC/ST एरिया वाले स्टेट्स नहीं है, क्योंकि इनको अलग से 6th शेड्यूल में रखा गया है और नाम दिया गया है अदर SC/ST एरिया। तो अभी आप ऐसे याद रख सकते हैं, ATM में मनी नहीं, तो इसका मतलब होता है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मनी नहीं यानी कि मिजोरम। आप मणिपुर टिक ना कर दें, इसलिए ये ट्रिक है ATM में मनी नहीं, मणिपुर नहीं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड आसाम। और अब इसमें लद्दाख भी ऐड हो गया है 6th शेड्यूल में। 7th है फेडरल प्रोविजन यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट मतलब कौन से सब्जेक्ट जिन पर यूनियन डिसीजन ले सकता है, स्टेट के कंट्रोल में या कंकरेंट समवर्ती है। फ्रेंड्स सब्जेक्ट तो बहुत है, लेकिन आप ये माने कि फॉरेन एंड मिलिट्री सर्विसेज, सारी मिलिट्री सर्विसेज से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट सेंटर के पास होंगे। इसमें एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में कितने सब्जेक्ट थे या कितने सब्जेक्ट अब हैं। तो यूनियन लिस्ट को लिस्ट 1 बोलते हैं, स्टेट लिस्ट को लिस्ट 2 एंड कॉन्करेंट लिस्ट को लिस्ट 3। अगर कोई डायरेक्टली भी बोलता है लिस्ट 3 तो आपको समझ जाना चाहिए कॉन्करेंट लिस्ट की बात हो रही है। तो जब संविधान लागू हुआ तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, स्टेट में 66 एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 47। फ्रेंड्स इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर मैं आपसे बोलता यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यानी फर्स्ट एंड लास्ट वाले को आपको सब्जेक्ट देना है, 1950 की बात है, मैं आपसे बोल रहा हूँ इनको सब्जेक्ट देना है, तो आप यही बोलते 100 सब्जेक्ट इनको दे दो, 50 इनको दे दो। या हम ऐसे ही याद रखते हैं कि 100 इनके सब्जेक्ट होने चाहिए एंड 50 कॉन्करेंट लिस्ट के होने चाहिए। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कुछ नंबर तो अटपटे होने चाहिए। तो यूनियन लिस्ट को 100 में से 3 कम 97 सब्जेक्ट्स मिले, कॉन्करेंट लिस्ट को 50 में से 3 कम 47 सब्जेक्ट्स मिले। अब बचता है स्टेट लिस्ट, वो डायरेक्टली 66 याद हो जाएगा। अब बात आती है अभी कितने सब्जेक्ट हैं इनके पास या कितने आइटम हैं। तो अभी 100 लिस्ट 1 में है, 61 लिस्ट 2 में है एंड 52 लिस्ट 3 में। ये भी याद करना इजी है, 97 से 100 होगा, आज नहीं तो कल होना ही था, तो 100 तो होगा याद। फिर स्टेट लिस्ट में 5 कम हो गए और कॉन्करेंट लिस्ट में 5 बढ़ गए, ऐसे याद रहेगा। फ्रेंड्स हमारी ट्रिक चल रही है शेड्यूल को याद करने की, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो हम 8वें नंबर पर आ गए हैं। 8th शेड्यूल है ऑफिशियल लैंग्वेज। जब हमारे संविधान लागू हुआ तो सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। 15वीं ऑफिशियल लैंग्वेज जुड़ी सिंधी, जो 21st अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ी। याद करने का सीधा तरीका है या सीधा ट्रिक मान लो आप, जब सिंधी लिखेंगे तो 21 जैसा दिखेगा। तो सिंधी 21वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ी 1967 में। फिर 50 अमेंडमेंट हो गए, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं ऐड हुई। 71st अमेंडमेंट में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड हुई। और बोडो, डोगरी, मैथिली, सैथली 2004 में अभी ऐड हुई है 92nd अमेंडमेंट। ये कैसे याद करेंगे, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 92 आएगा।
ईयर आपको याद करना पड़ेगा 21 अमेंडमेंट 1967 में, 71 92 में एंड 92 अमेंडमेंट 2004 में। अगर इन दोनों को आप को लिंक कर देते हैं तो एक ईयर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आएगा एल यानी लैंड रिफॉर्म्स। 9th शेड्यूल है, ये पहली बार 1951 में ही ऐड हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे जमींदारी सिस्टम हटानी थी। 9th शेड्यूल की वैल्यू इतनी है, अगर कोई लॉ बना और उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया तो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। हालांकि 1973 के बाद से अगर बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार की बात है तो चैलेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी 3 कृषि कानून आए हैं, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रोक लगाती तो सरकार अगर उन कानून को 9th शेड्यूल में डाल देती तो ये माना जाता कानून लागू होने की डेट से ये 9th शेड्यूल में है, और फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का डिसीजन नल एंड वाइड हो जाता अगर फंडामेंटल राइट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं है तो। 10th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारी ट्रिक में 10th शेड्यूल ओल्ड का डी है यानी डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन, लेकिन हम 10 से याद रखते हैं डायरेक्टली। 10 मतलब दल बदल कानून। इसको राजीव गांधी जी लाए थे। राजीव गांधी पीएम रहे, सबसे यंगेस्ट पीएम थे। 1985 टू 1991 ये पीएम थे। 1985 में ये दल बदल कानून लाए। फेमस गयालाल केस है 1967 हरियाणा में। इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गए, कांग्रेस ज्वाइन कर ली चुनाव के बाद। शाम होते होते यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन कर ली। 9 घंटे बाद कांग्रेस फिर ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने नाम दिया गया राम आया राम, और 15 दिन बाद ही फिर से यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन कर ली। तो ये राजीव गांधी लाए थे। 52nd अमेंडमेंट 1985 में हुआ था। 10th शेड्यूल ऐड। फ्रेंड्स मेरे पास इसका पूरा डिटेल है, 1 लाइन वेब 2 लाइन वेब, लेकिन अभी क्विक पॉलिटी कर रहे हैं, उसमें ये पढ़ना ठीक नहीं रहेगा। 11th शेड्यूल पंचायती राज का ऐड होना। हमें पता है 73rd अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज ऐड हुए। पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। फ्रेंड्स ये डेट और अमेंडमेंट ध्यान रखना। 73rd अमेंडमेंट 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें आर्टिकल्स आते हैं 243 और उससे ABCD ऐसे सारे आर्टिकल्स आते हैं। तो 1-2 दिन बाद ही हम जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो वो सारे आर्टिकल कैसे याद किए जाते हैं वो मैं बता दूंगा। 12th शेड्यूल ऐड हुआ 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही, यानी कि 11th एंड 12th शेड्यूल 1992 में ऐड हुए। इसमें एक में पंचायती राज में राज्य की बात हुई है और इसमें म्यूनिसिपैलिटी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है। तो ये 12 शेड्यूल थे फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। थैंक यू।